हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 4 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल के PYQ से निकाले गए हैं, बहुत ही ज्यादा एनालाइज करके। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, टॉप 10 जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि किसी ना किसी सेट में आपको इन वीडियो से इन क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, आप 90 चाहते हो, 90 प्लस चाहते हो, तो आप इन वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में पछतावा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे पास क्या है, लास्ट मौका बचा हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बार्डुक सम्मेलन 1955 में भारत की भूमिका का वर्णन करो। ठीक है, जो बार्डुक सम्मेलन हुआ 1955 में, ठीक है ना, उसके बारे में हमें बताना है कि भारत की क्या भूमिका रही उसके अंदर। तो 1955 में बार्डुक सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था बार्डुक सम्मेलन। इसमें एशिया, अफ्रीका और 29 देशों ने भाग लिया था। एशिया के देशों ने, अफ्रीका के देशों ने, टोटल मिला के 29 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन उपनिवेशवाद, नस्लवाद और शीत युद्ध के विरोध का प्रतीक था। ठीक है, इसमें किसका विरोध किया जा रहा था? तो इसके अंदर नस्लवाद, शीत युद्ध और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब होता है गुलाम बनाना। नस्लवाद मतलब होता है गोरे काले का भेद करना। और शीत युद्ध का तो मतलब को पता ही है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका इसी पे डिपेंड रहा, शीत युद्ध, ठीक ना, उसका विरोध करना था। भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका को निभाया है। ठीक है, पंचशील और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रचार भारत ने क्या किया इसके अंदर? ठीक है, भारत ने पंचशील योजना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रचार किया। पंचशील योजना आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत ने चीन के साथ, ठीक है, पंचशील समझौता किया था। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति, सहयोग और सह-अस्तित्व की नीति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? पंचशील और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रचार किया। भारत का मानना था कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान रखना चाहिए। पंचशील योजना में भारत ने क्या कहा था कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता को बचाए रखना चाहिए। ठीक है, गुलाम नहीं बनाना चाहिए, एक दूसरे के सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और युद्ध के बजाय बातचीत से क्या करना चाहिए? अपनी समस्याओं का हल करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों को सम्मेलन में प्रमुखता से रखा और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बना। तो गांधी जी ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंचशील समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अगला है गुटनिरपेक्ष की नीति को मजबूत किया। ठीक है, भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने पर क्या कर दिया? जोर दे दिया। स्वतंत्र विदेश नीति पर अपनाने पर क्या कर दिया? जोर दे दिया। उस समय दुनिया 2 गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। भारत चाहता था कि नए स्वतंत्र देश किसी भी दबाव में ना आए। उदाहरण, भारत ने अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों को भी गुट निरपेक्ष में रहने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। तो इसने गुट निरपेक्ष के मुद्दे को उठाया। भारत ने बार्डुक सम्मेलन में गुट निरपेक्ष के मुद्दे को उठाया कि जो भी नव स्वतंत्र देश है वो सब किसमें शामिल हो जाए? गुट निरपेक्ष में शामिल हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार का ठीक है ना, दबाव ना हो इनके ऊपर। उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध किया। भारत ने अपने देशों का समर्थन किया जो अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। ठीक है, भारत खुद उपनिवेशवाद का शिकार रहा था, क्योंकि भाई भारत को क्या किया गया था? गुलाम बनाया गया था। इसलिए उसने अन्य देशों की स्वतंत्रता के लिए क्या किया? आवाज उठाई। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की नीति का सम्मेलन में विरोध किया। जैसे कि ठीक है, जो अमेरिकी जो लोग होते थे, ठीक है, क्या कहते हैं, अफ्रीका के अंदर जो काले गोरे का भेद होता था, उसका क्या किया? उन्होंने आवाज उठाई। एशियाई अफ्रीका एकता को बढ़ावा दिया।
भारत ने विकासशील देशों के बीच सहयोग और एकता पर क्या किया, जोर दिया कि भारत ने बोला जितने भी विकासशील देश हैं वो सब एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, एकता बनाकर रखें। इन देशों को आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से क्या किया, मजबूती दी गई और व्यापार, शिक्षा, तकनीक इन सब का सहयोग से क्या किया है, प्रस्ताव रखा गया। तो भारत ने बाड़ूक सम्मेलन में शांति, स्वतंत्रता और सहयोग की नीति को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक और प्रभावशाली नेतृत्व को प्रस्तुत किया। तो किस तरीके से बाड़ूक सम्मेलन में भारत ने अपना क्या किया, प्रभाव छोड़ा, ये था आपका क्वेश्चन। अगला है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं वो भारत के अंदर क्या करती हैं, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ठीक है। उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला। क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। चलिए, भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। भारत में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की पहचान है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पहचान है, जैसे ही क्षेत्र बदलेगा पहचान क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोगों को लोकतंत्र को मजबूत और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक लोगों की आकांक्षाएं निकल कर नहीं आएंगी तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती है लोगों की, वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। जैसे कि पहली आकांक्षा क्या रही, राज्यों का भाषा के आधार पर गठन करना, ठीक है। तो लोगों की भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण करने से उनकी पहचान को सम्मान मिला, इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। जब 1953 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया तेलुगु भाषी के लिए, तो इससे क्या हुआ, लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, ठीक है, सम्मान मिला और जिससे क्या हुई, सरकारें मजबूत हुई, सरकारों पर विश्वास बना। क्षेत्रीय दलों का उदय, क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके और आंध्र प्रदेश में टीडीपी, ठीक है, जैसे दलों ने अपने राष्ट्रों के मुद्दों को क्या किया, प्रमुखता दी है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं के अंदर, ठीक है, क्षेत्रीय दलें क्या करती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये छोटे स्तर पर होती हैं और अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं का क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी समाधान करती है। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, जब लोगों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान मिलता है तो इससे लोकतंत्र व्यवस्था को काफी ज्यादा, ठीक है, जुड़ाव महसूस होता है। राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन में महत्व दिया गया है। अगला है राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की वजह से क्या होता है, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। क्षेत्रीय मुद्दों के कारण लोग राजनीति में अधिक सक्रिय होते हैं और चुनाव में भाग भी लेते हैं। कई राज्यों में स्थानीय चुनावों में मतदान प्रतिशत अधिक देखा जाता है। तो भाई जितना लोकसभा के चुनाव में लोग जाते नहीं है, उससे ज्यादा स्थानीय चुनाव में चले जाते। तो इसका मतलब ये हो गया, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या कर रही है, लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती है क्योंकि लोगों की भागीदारी और विश्वास को बढ़ाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1991 के बाद भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। 1991 के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध बताने। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब क्या क्या परिवर्तन आया, इनको हम पॉइंट से समझते हैं। जैसे आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई है, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक जो चीजें हैं उसमें वृद्धि हुई है। उदारीकरण के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं, जिससे व्यापार में निवेश बढ़ा है, ठीक है। 1991 के बाद, ठीक है, जब एलपीजी की नीति अपनाई गई तो उसमें क्या किया गया, भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाकर जितने भी टैक्सेशन थे उनको खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश बढ़ गया। जैसे कि अमेरिका कंपनी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब कहां पर है, भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक वृद्धि हुई है। रक्षा और रणनीति सहयोग, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है और सैन्य अभ्यास भी शुरू हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच नियमित रक्षा अभ्यास भी होते रहते हैं, ठीक है ना। भारत और अमेरिका के बीच नियमित रक्षा अभ्यास भी होते रहते हैं। तो आप मुझे बताना कि अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से, ठीक है, रक्षा अभ्यास हुए हैं, सैन्य अभ्यास कौन कौन से हुए हैं। परमाणु समझौता 2005, इस समझौते से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ा है। भारत को परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है।
तो अब क्या है, अमेरिका भी क्या करता है, भारत के लिए परमाणु के लिए समर्थन करता है कि जो भारत के पास परमाणु है वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, ना कि ठीक है लड़ाई झगड़े के लिए। तकनीकी और शैक्षिक सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों में दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र अमेरिका में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो 1991 के बाद भारत और अमेरिका के बीच जो मजबूत हुए हैं राजनीतिक, तकनीकी और जो आर्थिक मजबूत हुए, काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 1989 के लोकसभा चुनाव के 4 प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। तो जो 1989 का जो चुनाव हुआ, ठीक है ना, उसके 4 प्रमुख परिवर्तन आपको बताए हैं। और ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा घातक और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है, सबको आना चाहिए। 1989 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें क्या हो गया, कांग्रेस हार गई। इसके अंदर क्या हो गया, कांग्रेस हार गई। लंबे समय से सत्ता में रह रही कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, बोफर्स घोटाले के कारण जनता का विश्वास क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगला है गठबंधन की सरकारों का उदय हुआ। तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिससे गठबंधन की सरकारें बनी। जनता दल ने अन्य दलों के साथ मिलकर क्या की, सरकारें बनाई। भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बना। भ्रष्टाचार, इस समय भ्रष्टाचार वाले मुद्दे निकल कर आए। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया और जनता ने इसके खिलाफ क्या किया, मतदान किया। बोफर्स मामला चुनाव केंद्र का मुख्य बिंदु रहा। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गई और कई राज्यों में ठीक है क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। इसके अलावा भी आप पॉइंट बहुत सारे ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं नई आर्थिक नीति, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी की नीति भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एलपीजी की नीति ऐड कर सकते हैं। एससी एसटी वाला जो आया था, ठीक ना, समिति, उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक ना, एससी एसटी वाली जो समिति आई थी उसके बारे में आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो इनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं ऐड ऑन कर पा रहे हो तो आप इनको ही याद करना कि 1989 के लोकसभा के चुनाव के बाद क्या क्या रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। अगला है सोवियत प्रणाली की 2 शक्तियां और 2 कमजोरियां बताना है। सोवियत जो प्रणाली थी उसकी 2 शक्ति और 2 कमजोरी। तो सोवियत संघ एक समाजवादी राज्य था जहां अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण था और योजनाबद्ध विकास किया जाता था। इस प्रणाली में महत्वपूर्ण शक्तियां थी, लेकिन कुछ कमजोरियों के कारण इसका क्या हो गया, पतन भी हो गया। तो जो सोवियत प्रणाली थी वो समाजवाद पर स्थित थी। ठीक ना, यहाँ पर सारी चीजें किसके कंट्रोल में थी, सरकार के कंट्रोल में थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी शक्तियों की। तो सामाजिक समानता, इस प्रणाली में सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं समान रूप से दे दी जाती थी। इसमें यहाँ पर आपने पढ़ा था, यहाँ पे सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, इक्वली मिलता था। इससे अमीरी गरीबी का अंतर बहुत कम हो गया था। ठीक है ना, शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं मुफ्त थी। यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं क्या थी, मुफ्त थी। यहाँ पर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीजों का क्या किया जाता था, पुनर्निर्माण किया जाता था। ठीक है ना, और यहाँ पर जो शिक्षा थी, चिकित्सा की दवाइयां थी, ठीक है, बच्चों की देखभाल के लिए जो भी ठीक है व्यवस्था की गई थी वो सारी चीजें क्या थी, यहाँ पर मुफ्त थी। तेज औद्योगिक विकास, सरकार की योजनाओं के कारण भारी उद्योगों का तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ और देश एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र भी बन गया। ठीक है, उदाहरण स्पुतनिक उपग्रह का प्रेक्षण इसकी प्रगति का उदाहरण है। इसकी प्रगति का उदाहरण कौन सा है, स्पुतनिक उपग्रह। इसने अपना एक स्पुतनिक उपग्रह बनाया सोवियत संघ ने, जिससे इसकी प्रगति में बहुत ज्यादा तेज हुआ। ठीक है, कमजोरियां, तो राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता की क्या थी, कमी थी। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता की क्या थी, कमी थी। केवल एक ही पार्टी शासन करती थी, इसलिए लोगों को अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। चुनाव में वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ठीक ना, यहाँ पे केवल एक ही पार्टी थी। अब पार्टी कुछ भी करे, सही करे चाहे गलत करे, तो जनता को क्या करना पड़ता था, चुनना ही पड़ना था। इसलिए यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। आर्थिक समस्या की बात करते हैं तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी रहती थी। ठीक ना, यानी कि सारी चीजें होने के बावजूद भी उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, सबके पास नहीं पहुंच पा रही थी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी।
रोजमर्रा की चीजों में लंबी कतारें लगती थी। ठीक है, तो इस प्रकार सोवियत प्रणाली में समानता और विकास जैसी शक्तियां थी, लेकिन स्वतंत्रता की कमी और आर्थिक समस्या के कारण इसका अंत भी हो गया। ठीक है, अगला है कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा क्यों लिया जा रहा है, प्रमुख कारण द्वारा समझाइए। जब से वैश्वीकरण आया है ना भारत के अंदर, तब से कल्याणकारी जो राज्य है वो खत्म हो गया है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी वो राज्य होता है जो लोगों के कल्याण के लिए नई नई नीतियां बनाती है। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है, अलग अलग स्कीम लेकर आती है। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है तब से कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है वो खत्म हो गई है। वो लोगों के लिए अब नीतियां नहीं बनाती है, बल्कि वो बाजार के लिए नीतियां बना रही है। ठीक है ना, उन कंपनियों के लिए, उन एमएनसी कंपनियों के लिए नीतियां बना रही है जो भारत के अंदर आके क्या करेंगे? निवेश करेंगे। तो कल्याणकारी जो राज्य है वो तो खत्म हो गया है। अब कल्याणकारी राज्य किस पे स्थापित हो गया है? तो बाजार अर्थव्यवस्था पर स्थापित हो गया है। तो कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था होती है जिसमें सरकार नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आया कल्याणकारी राज्य क्या होता है। लेकिन समय के साथ कई देशों में यह व्यवस्था क्या करी? बाजार अर्थव्यवस्था ने ले लिया। ठीक है ना, जहां पहले सरकारें क्या करती थी? अपने लोगों के लिए रोजगार देती थी, स्वास्थ्य सुविधाएं देती थी, सामाजिक सुरक्षा देती थी। ये सारी चीजें खत्म करके अब केवल किस पे ध्यान दिया जा रहा है? बाजार पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से निजी क्षेत्र और बाजार के आधार पर संचालित होती है। और जो भी नीतियां बनाई जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जा रही है? तो एमएनसी कंपनियों के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। पहला, आर्थिक बोझ में वृद्धि। कल्याणकारी योजनाओं में सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे बजट पर दबाव पड़ता है। इसलिए किस पे शिफ्ट हो गई? बाजार अर्थव्यवस्था पे। जैसे कि मुफ्त शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, सब्सिडी देना, इन सबसे क्या होता है? सरकार को वित्तीय भार होता है। इस वजह से सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को कम करके ठीक है बाजार अर्थव्यवस्था पे शिफ्ट हो गई है। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खुला और लचीला बनाना पड़ा। ठीक है, 1991 के बाद से भारत ने उदारीकरण को अपनाया और निजी निवेश को बढ़ावा दिया। तो वैश्वीकरण के कारण भी भारत ने क्या किया है? कल्याणकारी राज्य से हटके ठीक है किस पे शिफ्ट हो गया है? बाजार अर्थव्यवस्था पे शिफ्ट हो गया है। निजी क्षेत्र की दक्षता, जो निजी क्षेत्र वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। माना जाता है कि निजी कंपनियां सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक कुशल और प्रभावी होती है। आपको खुद ही पता है। ठीक है, सरकारी चीजों की तुलना में जो प्राइवेट चीजें होती है बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा स्किल्स वाली होती है। निजी बैंक और कंपनियां सेवाएं तेजी से बेहतर तरीके से क्या करती है? काम प्रदान करती है। अब एसबीआई में चले जाओ, एसबीआई बैंक में चले जाओ तो आपको बोलेंगे इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ। लेकिन आप एक्सिस बैंक में चले जाओ, आईसीआईसीआई बैंक में चले जाओ, एचडीएफसी बैंक में चले जाओ, यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें पानी भी ला के देंगे। यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें पानी भी ला कर देंगे और तुमसे ठीक है बहुत ही प्यार से बात भी करेंगे। ठीक है ना, सारा काम तुम्हारा खुद ही कर देंगे। तो निजी क्षेत्र की जो दक्षता है इस वक्त ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ा? कल्याणकारी चीजों से हटकर किस पे आना पड़ा? ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था पे। अगला है सरकारी नियंत्रण में कमी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में अपने नियंत्रण को कम किया और बाजार को स्वतंत्रता दे दी। लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर दिया और व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया। अब कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस प्रकार आर्थिक बोझ, वैश्वीकरण, निजी दक्षता के कारण उदारीकरण जैसे की वजह से कल्याणकारी राज्य की जगह अर्थव्यवस्था ने बाजार अर्थव्यवस्था ने ले लिया है। वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक परिणामों के बारे में बताइए। वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम बताना है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, यह बल्कि राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, ये केवल सामाजिक ही नहीं है, केवल ये राजनीतिक आर्थिक ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में राजनीतिक भी है। तो राजनीतिक परिणाम भी बहुत सारे हमें पॉलिटिक्स के देखने को मिलते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय संप्रभुता में कमी आई है। पहला परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक संप्रभुता, राष्ट्रीय जो संप्रभुता है ठीक है उसमें कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौते के अनुसार निर्णय लेने पड़ते। बताया, पिछले क्वेश्चन बताया था कि अब क्या करना पड़ रहा है देशों को? ठीक है,
कंपनियों के अकॉर्डिंग अपने निर्णय लेने पड़े। जैसे कंपनी बोल रही है वैसे राज्य क्या कर रही है, वैसे सरकारें क्या कर रही है, निर्णय ले रही है। यानी कि अपनी संप्रभुता को कम करती जा रही है, ठीक है, अपनी संप्रभुता को कम करती जा रही है, ठीक है, जिससे उनकी पूर्ण स्वतंत्रता कम होती जा रही है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करते हुए देशों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई डब्ल्यूटीओ में शामिल है, तो डब्ल्यूटीओ को क्या कहता है कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो इन संगठनों की वजह से इन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपनी नीतियों को बदलना पड़ रहा है, तो इनकी संप्रभुता में कमी आ रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व बढ़ा है, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण विश्व स्तर पर समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो वैश्वीकरण की वजह से अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। गैर सरकारी संगठनों का प्रभाव बढ़ा है, एनजीओ का। वैश्वीकरण के कारण एनजीओ और नागरिक संगठनों का प्रभाव बढ़ा है, जो सरकारी नीतियों को प्रभावित भी करते हैं। पर्यावरण और मानव अधिकार से जुड़े संगठनों का सरकारों पर दबाव बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पर पर्यावरण क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, तुरंत सरकार के पास पहुंच जाएंगे एनजीओ। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत सरकार के पास पहुंच जाएंगे एनजीओ। लोकतंत्र का प्रसार, वैश्वीकरण के कारण कई देशों में लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ है और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। ये बहुत अच्छी चीज हुई है। कई विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना भी लिया गया है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित किया है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और एनजीओ की भूमिका को बढ़ाई और लोकतंत्र का बढ़ावा दिया है। 8वां क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में प्रभावी लोकतंत्र लागू न होने के किन्हीं 4 कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र क्यों नहीं लागू हो पा रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र कई बार स्थापित हुआ लेकिन स्थायी और प्रभावी नहीं बन सका। वहां पर बार बार राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप को देखने को मिला, जिसने लोकतंत्र को क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है। सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यहाँ पर हमें, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को, ठीक है, स्थायित्व होने को नहीं देखने को मिलता है। पहला, सैन्य हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जैसे ही लोकतंत्र वाली पाकिस्तान के अंदर सरकार बनती है, तुरंत क्या कर दिया जाता है, तख्ता पलट कर दिया सेना के द्वारा। पाकिस्तान में सेना ने कई बार सत्ता पर कब्जा किया, जिससे लोकतंत्र सरकारें कमजोर हुई है। उदाहरण के तौर पे देख लो, परवेज मुशर्रफ ने 1999 तख्ता पलट करके सत्ता संभाली। परवेज मुशर्रफ कौन था, एक सैनिक कमांडर था। उसने क्या कर दिया, ठीक है, 1989 में, ठीक ना, तख्ता पलट कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, ठीक है, तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, और सत्ता पर काबिज कर दिया। कमजोर राजनीतिक संस्थाएं, जो भी यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, जैसे कि यहाँ की संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, राजनीतिक दल हो गए, ये मजबूत नहीं है, ठीक है, जिससे लोकतंत्र का अस्थिर है। सरकारें अक्सर जल्दी गिर जाती है जो और स्थायी नीतियां नहीं बना पाती थी। राजनीतिक अस्थिरता में यहाँ पे लगातार सरकार बदलने और नेताओं के बीच संघर्ष के कारण देश में अस्थिरता, शासन नहीं बन पाया है। कई बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हो सका है। बाहरी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान और तनाव, आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के कारण सेना का प्रभाव बढ़ गया है। युद्ध और आतंकवाद के मुद्दों पर सेना ने निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो बहुत सारे राजनीतिक गुरु हैं, ठीक ना, जो धार्मिक गुरु हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे मौलवी वगैरह जो हैं, वो भी यहाँ पर स्थापित नहीं होने देते थे, ठीक है। जो धार्मिक गुरु हैं ये लोग भी यहाँ पे स्थापित नहीं होने देते हैं। और ठीक है, विदेशी सहयोग भी नहीं है, विदेशी सहयोग भी नहीं है। कोई देश नहीं चाहता है, कोई भी देश नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। जैसे कि अमेरिका ही को मान लो, अमेरिका खुद ही नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। अगर पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो आतंकवाद और बढ़ जाएगा, और आतंकवाद जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, परमाणु बम फोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से अमेरिका भी नहीं चाहता, तो विदेशी सहयोग भी नहीं देखने को मिलता है। इन कारणों से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी मजबूत नहीं हो पाया है। 9वां क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं 4 घटकों की व्याख्या कीजिए। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक कौन कौन से? संप्रभुता, एकता, अखंडता, रक्षा करना, ठीक है ना। भारत की सुरक्षा नीति का उद्देश्य देश की संप्रभुता को बनाए रखना, एकता और अखंडता को बनाए रखना और देश की रक्षा है।
यह केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक पहलुओं पर भी शामिल है। और यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक। चलिए, पहले सैन्य सुरक्षा। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना बनाए रखता है, ठीक है ना, जैसे कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना देश की रक्षा करती है। कूटनीति नीति, भारत ने अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर शांति और सहयोग को बनाए रखा है, जैसे कि गुड निरपेक्ष नीति अपनाकर भारत ने अपने आप को संतुलित कर रखा है। आर्थिक सुरक्षा, तो बात करते हैं मजबूत अर्थव्यवस्था देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। 1991 का आर्थिक सुधारों ने भारत को अधिक सक्षम बना दिया है। आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं। तो भारत की सुरक्षा नीति में क्या क्या चीजें, एकता, अखंडता, ठीक है ना, संप्रभुता, रक्षा, ये सारी चीजें भारत की सुरक्षा नीति में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 बड़े आंदोलनों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के 2 बड़े आंदोलन। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, ठीक है ना, जिन्होंने प्राकृतिक रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। तो पहले आंदोलन की बात करते हैं चिपको आंदोलन। यह आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में यह आंदोलन सफल रहा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन बड़े बांधों के निर्माण से प्रभावित लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था। मेधा पाटकर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मेधा पाटकर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बच्चों, ये तो तुम्हारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आप बोल लो और एग्जाम में आने वाले बोल लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको स्किप किया बिना मत जाना, इसको बिना देखे मत जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन 10 को एक बार और वीडियोस को देख लेना, ठीक है, तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन बेस्ट लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी भेज देना। और मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जैसे ही सेकंड पार्ट आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही इसके सेकंड पार्ट में।